A very special good morning to all of you my lovely students। सो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी ज़बरदस्त चल रही होगी। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग हिंदी के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न करेंगे जो आपके बिहार पैरामेडिकल की परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी। चलिए मित्रों आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग हमारे चैनल पे नए हो, पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए। चलिए दोस्तों आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। बच्चों हमारा सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। हिंदी का मूल उत्पत्ति हुई है। हिंदी की मूल उत्पत्ति हुई है। हिंदी की मूल उत्पत्ति कहाँ से हुई है बच्चों? मगधी मगधी से। ऑप्शन ए है मगधी, ऑप्शन बी वैदिक संस्कृत, ऑप्शन सी लौकिक संस्कृत और ऑप्शन डी सौरसेनी अपभ्रंश। बताइए। अब कोई ये मत समझिएगा कि हिंदी जो है संस्कृत, हिंदी में बहुत सारे शब्द जो हैं संस्कृत से लिए गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये वैदिक संस्कृत या लौकिक संस्कृत से इसकी उत्पत्ति हुई है। जी नहीं बच्चों, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये दोनों ही ऑप्शन गलत है, इसलिए ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में आप छाट सकते हैं। बच्चों इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा सौरसेनी अपभ्रंश। क्लियर है बच्चों? हिंदी की उत्पत्ति जो है सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। आप लोग को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैम क्या बोल रही है, तो मैं बताऊं बच्चों अपभ्रंश किसे कहते हैं। बच्चों अपभ्रंश जो है ना, वो कहते हैं ना कि किसी चीज का जब शाब्दिक अर्थ बिगड़ा हुआ होता है ना। जैसे तत्सम के बिगड़े रूप को क्या कहते थे? तद्भव कहते थे, है ना। लेकिन पहले पहले जैसे आज हम लोग दोहा पढ़ते हैं, लेकिन उसे आज से तकरीबन 1000 साल पहले उसे दूहा पढ़ा जाता था। दूहा, दहर सुकार दूहा, दूहा, है ना। क्योंकि वो उस समय बच्चों अपभ्रंश में था, है ना। तो यहाँ पे अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ होता है बच्चों बिगड़ा हुआ या गिरा हुआ। क्लियर है? तो इस तरह से बच्चों अपभ्रंश जो है 6-7 होते हैं। सौरसेनी होते हैं, पैसाची, ब्राजट, खस, महाराष्ट्री, अर्धमागधी, मागधी अपभ्रंश होते हैं, है ना। और इन सारे अपभ्रंशों से किसी न किसी भाषा का निर्माण हुआ है ना। कोई ना कोई भाषा का उससे उत्पत्ति हुई है। उसी प्रकार बच्चों सौरसेनी अपभ्रंश से जो है हिंदी की उत्पत्ति हुई है, हिंदी की। क्लियर है? समझ में आया? मगधी से बच्चों, मगधी से हमारी बिहारी की उत्पत्ति हुई है। किसकी उत्पत्ति हुई है? बिहारी भाषा की। बिहारी बोले तो भोजपुरी, है ना। इसमें भोजपुरी भी चला आता है, मैथिली भी चला आता है, इन सारे भाषाएं इसमें चले आते हैं बच्चों, है ना। बिहार मगधी से और कौन कौन भाषाओं का हुआ है? बांग्ला का हुआ है, असमिया का हुआ, उड़िया का हुआ है ना। और सौरसेनी अपभ्रंश से हिंदी का हुआ है, राजस्थानी का हुआ है, गुजराती का हुआ है। क्लियर है? और वैदिक संस्कृत तो बच्चों ये उस समय की बात है जिस समय वेद को लिखा गया था, है ना। आर्यों के द्वारा वेद को लिखा गया था, उस संस्कृत को हम लोग वैदिक बोलते हैं। और लौकिक संस्कृत तो हम लोग उस संस्कृत को बोलते हैं बच्चों जिस भाषा से हमें हमारे लोक का ज्ञान ना हो, बल्कि इस लोक से परे का बात पता चले, है ना। लौकिक अलौकिक पढ़े हैं ना, बस वही चीज़ें हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर। बच्चों हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा निम्नलिखित में से किस लिपि में लिखा जाता है? चलिए बताइए, हिंदी का लिपि क्या है? ऑप्शन ए गुरुमुखी, ऑप्शन बी ब्राह्मी, ऑप्शन सी देवनागरी, ऑप्शन डी खरोष्ठी। अगर इस आंसर क्वेश्चन का आंसर आप लोग नहीं बताते हो तो समझो आप लोग मैट्रिक का एग्ज़ाम देकर नहीं आए हो। एग्ज़ाम में सबसे पहले ऊपर लिखा रहता है लिपि, एग्ज़ाम विषय और उसके बाद उसके नीचे लिपि लिखा हुआ रहता है कि आप इस विषय को किस लिपि में लिख रहे हैं। लिपि किसे कहते हैं बच्चों? लिपि भाषाओं को लिखने की विधि को ही लिपि कहते हैं, है ना। लिखने की विधि लिपि कहलाती है। क्लियर है? लिखने की विधि लिपि कहलाती है। क्लियर है? लिखने की विधि लिपि कहलाती है। बच्चों लिपि का मतलब होता है लीपना, पोतना, है ना। यानी कि जो आप कुछ पोत बोल रहे हैं उसको अगर कहीं लीप देते हैं, पोत देते हैं, यानी लिख देते हैं, है ना, तो वो क्या कहलाती है? लिपि। तो बच्चा ये हिंदी की लिपि क्या है? ये कोई बताने की बात नहीं बच्चों। हिंदी की लिपि क्या है? हमारा ऑप्शन नंबर राइट होगा सी, देवनागरी, है ना। हिंदी की लिपि क्या है बच्चों? देवनागरी लिपि है। अब बात आती है बच्चों गुरुमुखी की। तो गुरुमुखी बच्चों
थोड़ा इसे मिटा देती हूँ मैं क्योंकि स्पेस कम है यहाँ पे, उसके बाद मैं लिखती हूँ। क्लियर है? जी हाँ, गुरुमुखी किसकी लिपि है? पंजाबी की। गुरुमुखी किसकी लिपि है बच्चों? पंजाबी की। अब बात आती है ब्राह्मी और आती है बात फिर खरोष्ठी की। तो मैं बच्चों बता दूं कि ये जो देवनागरी लिपि है ये मॉडिफाई है किसका? खरोष्ठी का। क्लियर है? और खरोष्ठी का मॉडिफाई, पहले खरोष्ठी आया बच्चों, फिर ब्राह्मी आया बच्चों, फिर उसके बाद देवनागरी आया। एक ही लिपि धीरे धीरे मॉडिफाई होकर के आज हमारे सामने नागरी के बाद देवनागरी बन के आ गया। क्लियर है? जैसे देवनागरी किसका लिपि है बच्चों? संस्कृत का है। हिंदी का तो है ही, लेकिन ये मुख्य रूप से किसका है? संस्कृत का है ना। उसी प्रकार खरोष्ठी भी किसका है बच्चों? संस्कृत की ही लिपि है। क्लियर है? ब्राह्मी किसकी लिपि है बच्चों? ये भी संस्कृत की ही लिपि है। जरा भी नहीं इसमें हिचकिचाना है, ये तीनों लिपि संस्कृत की ही है। क्लियर है? ये तीनों लिपि के लिखने की विधि जो है बच्चों वो L2R है। L2R मतलब लेफ्ट टू राइट, बाएं से दायां है ना। L2R मतलब बाएं से दायां है। और बता दूं मैं बच्चों मैं आपको कि ब्राह्मी लिपि जो है अशोक के समय बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था, है ना। अशोक के स्तंभ पर, सांची का स्तंभ हो चाहे वो सारनाथ का स्तंभ हो, है ना, सांची का स्तूप, इन सब पर ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। आप लोग जीके में भी पढ़े होंगे, इतिहास में भी पढ़े होंगे कि जो है अशोक के जो शिलालेख मिले हैं वो किस भाषा, सॉरी किस लिपि में लिखे गए थे। तो वो बच्चों वो ब्राह्मी लिपि में लिखे थे, है ना। अब बात आती है खरोष्ठी लिपि की बच्चों, तो ये भी जब उसी का मॉडिफाई, ये भी L2R है, लेफ्ट टू राइट है। क्लियर है? और ये बच्चों इस खरोष्ठी लिपि की दूसरा जो नाम है वो है बच्चों गांधारी लिपि। क्या है? गांधारी लिपि, है ना। गांधारी लिपि इसका दूसरा नाम है बच्चों। ये कुषाण के समय में बहुत ज़्यादा पॉपुलर था, है ना। कुषाण के जितने भी शिलालेख अभिलेख मिलते हैं वो मोस्ट ऑफ खरोष्ठी लिपि में ही लिखे हुए होते हैं। क्लियर है बच्चों? अब मैं आगे बढ़ूं बच्चों। हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3, सर्वप्रथम हिंदी समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था। सर्वप्रथम हिंदी प्रकाश समाचार पत्र कब प्रकाशित हुआ था? ऑप्शन ए 1821, ऑप्शन बी 1849, ऑप्शन सी 1826 और ऑप्शन डी 1827। ये सारे प्रश्न बच्चों आपके हिंदी साहित्य से संबंधित हैं। चलिए बताइए बच्चों क्या होगा? बच्चों इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, है ना। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। 30 मई बच्चों, 30 मई 1826 को, है ना, कलकत्ता से, कहाँ से? कलकत्ता से, है ना, प्रथम हिंदी समाचार पत्रिका प्रकाशित हुआ था, जिसका नाम क्या था बच्चों? इसका नाम था बच्चों उदंत मार्तंड। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है बच्चों। उदंत मार्तंड, है ना, उदंत मार्तंड। क्लियर है? और इसके ये जो समाचार पत्रिका है बच्चों, इसके एडिटर कौन थे, इसके संपादक कौन थे, मतलब किन्होंने ये पत्रिका को प्रकाशित किया? तो बच्चों उन बंदे का जो नाम है वो नाम है बच्चों जुगल जुगल किशोर, जुगल किशोर शुक्ल, है ना। जुगल किशोर शुक्ल, शुक्ल नहीं है बच्चों, मैं शुक्ल लिख चुकी हूँ लेकिन ऑलरेडी ये एक्चुअली में है ये शुक्ल। क्लियर है? और ये एक साप्ताहिक पत्रिका था बच्चों, वीकली, है ना, ये वीकली था। वीकली इसलिए था क्योंकि ये सप्ताह में एक बार निकलता था, यानी महीने में 4 बार। क्लियर है? ये वीकली पत्रिका था। ये सर्वप्रथम हिंदी का सबसे पहला समाचार पत्रिका है जो कि कोलकाता से निकला 30 मई 1826 ईस्वी को। इन्हें संपादित करने वाले व्यक्ति का नाम था जुगल किशोर शुक्ल, है ना। और इस पत्रिका क्या क्या नाम था बच्चों? उदंत मार्तंड। क्लियर है? हम आगे बढ़ते हैं। अगला है बच्चों, अगला प्रश्न है विष्ठा शब्द का तद्भव रूप क्या होगा, है ना। ये शब्द से क्वेश्चन है बच्चों। ये टॉपिक किस टॉपिक से क्वेश्चन है? ये शब्द से टॉपिक है, शब्द रचना से। विष्ठा शब्द का तद्भव शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए विष, ऑप्शन बी वीन, ऑप्शन सी वी, ऑप्शन डी वीट। चलिए बताइए बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा? विष्ठा शब्द का तद्भव शब्द
बिल्कुल बच्चों, ना तो विष ना विन ना वी ही होगा। इसका राइट आंसर जो होगा बच्चों वो वीट होगा, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया? विष्ठा। अब बात आती है कि विष्ठा का मतलब क्या होता है या फिर बीट का मतलब क्या होता है। जो बीट का मतलब होगा वही विष्ठा का भी मतलब होगा, दोनों का सेम मतलब होगा, है ना, दोनों का सेम अर्थ। बच्चों इसका मतलब होता है मल, है ना, यानी कि त्याज्य वस्तु। त्याज्य मतलब समझते हैं बच्चों, जो त्यागने योग्य वस्तु होती है, मल मूत्र, है ना, पेशाब पैखाना, ये सब जो है विष्ठा कहलाती है। क्लियर है? संस्कृत में विष्ठा और हिंदी में वीट। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। प्रश्न संख्या 5। बच्चों प्रश्न संख्या 5 में सज्जन शब्द का सही संधि विच्छेद करें। ऑप्शन ए है बच्चों सत जोड़ जन, ऑप्शन बी सज जोड़ जन, ऑप्शन सी स जोड़ जन और ऑप्शन डी सज जोड़ ना। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल बच्चों, इसका राइट आंसर बिल्कुल नहीं सोचने की बात है। मैं पिछले 2-3 दिन से जो प्रश्न करवा रही हूँ संधि का, उसमें मोस्ट ऑफ क्वेश्चन जो व्यंजन संधि से होते हैं। तो इसका मतलब होता है बच्चों कि ये जो क्वेश्चन है आपका, है ना, ये आपका क्वेश्चन जो है क्या है, किस संधि से संबंधित है? व्यंजन संधि से संबंधित है ना, व्यंजन संधि से। इसका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन ए सत जोड़ जन, है ना। बच्चों जब यहाँ पे लिखा रहता है कि जब ता के बाद जा आए, है ना बच्चों, है, तो ता हट करके जो है उसके स्थान पर जा ही हो जाता है। समझ में आया? जैसे सत, देखिए यहाँ पे सत जोड़ जन, क्लियर है? तो ता हट करके इसी में परिवर्तित होगा। तो ता हलंत था, यहाँ पे बन गया स ज हलंत और न बन गया क्या? सज। ये व्यंजन संधि का उदाहरण है बच्चों। किस संधि का उदाहरण है ये? व्यंजन संधि का। चलिए बच्चों हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों गंगा जमुना में कौन सा समास है ना। अगर मैं इसे थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूं, थोड़ा सा आपके अनुसार कर दूं इस प्रश्न को, तो आप लोग इस प्रश्न का जवाब फटाफट दे दोगे। चलो पहले मैं ऑप्शन बता देती हूँ। ऑप्शन ए है अव्ययी भाव, ऑप्शन बी है दिग्यु, ऑप्शन सी है द्वंद्व और ऑप्शन डी है बच्चों तत्पुरुष समास। चलिए गंगा जमुना कौन सा समास होगा? अब मैं इसको आपके अनुसार कर देती हूँ। आपके अनुसार बच्चों ये होगा गंगा और यमुना, गंगा और जमुना, या फिर इसको लिखिए इस तरह से गंगा यमुना। अब बता दो, अब तो आप लोग बिना रुके 1 सेकेंड में बता दोगे। अरे भाई बीच में योजक चिन्ह है, हाँ बीच में योजक चिन्ह है, यानी कि ये क्या हो जाएगा बच्चों? द्वंद्व समास। इनका राइट आंसर होगा द्वंद्व समास। इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? द्वंद्व समास, है ना। गंगा जमुना कौन सा समास है बच्चों? द्वंद्व समास। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ा जाए। प्रश्न संख्या 7 बच्चों, प्रश्न संख्या 7, बदौलत में कौन सा उपसर्ग है? बदौलत में कौन सा उपसर्ग है बच्चों? बदौलत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन ए व ब, ऑप्शन बी बद, ऑप्शन सी दौलत, ऑप्शन डी वदौ। सबसे पहली बात कि उपसर्ग किसे कहते हैं? वे शब्दांश जो शब्द के पहले लगते हैं, है ना, वे शब्दांश। और शब्दांश का मतलब होता है बच्चों शब्द का छोटा सा टुकड़ा, ना कि कोई पूरा का पूरा उठा के शब्द। समझ में आ रही है मेरी बात? तो दौलत तो एकदम नहीं होगा क्योंकि ये पीछे से लगा हुआ है। अब हमें आगे वाली को देखना, आगे वाले को देखना है ना। तो आप देखो यहाँ पे मैं बदौलत लिखती हूँ और आप लोग इसको जरा 2 भाग में बांटना, और इस प्रकार से बांटना कि एक शब्दांश में बटे और दूसरा हिस्सा जो है बच्चों एक शब्द में बचे, शब्द में बटे, है ना, मीनिंगफुल वर्ड में निकले। चलिए आप बताइए इसको कैसे? अगर हम बदो को हटा लेंगे तो इधर लत बन जाएगा, है ना, जबकि हम जानते हैं कि बदो कोई उपसर्ग नहीं है, ना तो हिंदी का उपसर्ग है, ना ही उर्दू का उपसर्ग है, ना ही संस्कृत का उपसर्ग है। अब अगर हम लोग यहाँ पे बद करते हैं तो बद तो नहीं हो सकता, हाँ, क्योंकि द पर औ की मात्रा है, हम इसको तो नहीं तोड़ सकते, है ना। चलिए बच्चों अगर मैं ब को हटा लेती हूँ तो खाली बच जाता है क्या? दौलत, केवल बच जाता है दौलत। दौलत अपने आप में एक मीनिंगफुल वर्ड है ना, यानी कि इसमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है बच्चों? ब उपसर्ग लगा हुआ है। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन ए व। क्लियर है? बदौलत। समझ में आ रही है मेरी बात?
अब हमें नहीं लगता कि आप लोग को उपसर्ग में कहीं कोई प्रॉब्लम होगा। जब भी उपसर्ग और प्रत्यय आए बच्चों, आप लोग थोड़ा साइंटिफिक तरीके से सोचना शुरू करिए, है ना? रट के जैसे हम लोग पढ़े हैं वैसे नहीं सोचिए। अब हम लोग फिर मिलेंगे बच्चों नेक्स्ट क्लास में, है ना, कुछ नए चैप्टर के साथ। आई होप आप लोग को आज समझ में आया होगा।